है ना, कि यहाँ पे जो टॉपिक आ जाता है आपका दैट इज योर स्फेरिकल मिरर, है ना। प्लेन मिरर हमने पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, तो एक दिन जब मैं प्रैक्टिस क्लास करवाऊंगा तो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। स्फेरिकल मिरर, है ना। तो स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी फॉलो होगा कि कोई भी मिरर है, रिफ्लेक्शन जो भी होगा उसमें ये चीज़ तो फॉलो होती ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी होती हैं, वो आपको जानना होता है। तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये दो तरह के होते हैं आपको पता है। एक तो स्फेरिकल मिरर जो होगा दैट इज योर कॉनकेव, है ना, ये कॉनकेव नेचर का होगा। कॉनकेव को ही हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। तो पहला जो हो जाएगा कॉनकेव या क्या हो जाएगा, इसलिए आपका कन्वर्जिंग हो जाएगा, राइट। तो जो आपका कॉनकेव मिरर होगा, है ना, इसको बनाने का प्रोसेस होता है कि यहाँ पे सपोज कोई हॉलो स्फेयर है ना, कि हॉलो ट्रांसपेरेंट क्या है, बेसिकली आपका स्फेयर है, और इसमें एक आप एक्सिस ले लोगे यहाँ पे कि इस तरह से इसके सेंटर से एक लाइन जाएगी, वी कॉल इट एज ए प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस पॉइंट पे हम पॉलिश कर देते हैं, इसके सिल्वरिंग कर लेते हैं, और सिल्वरिंग करके सिर्फ इतने पोर्शन को आप कट करके बाहर निकाल लो। तो जैसे आप इतने बाहर निकालोगे ना, तो ये जो राइट वाला पोर्शन है ये क्रॉस सेक्शन है मिरर का, देखने में तो सामने से सर्कुलर होगा, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ ये आपका जो मिरर होगा ये कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा। बाकी सबको हटा देते हैं, ये जो मिरर होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, इसलिए आपका कन्वर्जिंग मिरर। तो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को कट करता है एज ए पोल, ये आपका पोल हो जाएगा पी, है ना। ये जो एक्सिस जो पास हो रही है दिस इज नोन एज ए प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, कि ये जो चीज होगी दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और अब इस बात है कि जिस स्फीयर से आपने इसको कट करके बनाया होगा उसका जो सेंटर होगा दिस सी इज नोन एज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और जो इसकी रेडियस होगी इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वी कॉल इट एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, कि इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना। तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ऑब्वियसली कन्वर्जिंग है। इस कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी रे जब इस पे इंसिडेंट होगी तो ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ टर्न कर देगा, कि कोई भी रे अगर इस तरह से आ रही है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। आपको पता है कि इस तरह से कोई इंसिडेंट रे है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है तो ये चीज़ नॉर्मल होती है ना, कि ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका नॉर्मल हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, है ना, कि रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट पे क्या करेगी, इसलिए आपकी कट करेगी। तो रे को इसने कन्वर्ज किया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर, है ना। तो ये जस्ट इसकी कुछ मैंने ज्योमेट्रिकल चीजें बता दी, राइट। एक और भी चीज इसमें होती है कि वैसे ये चीज तो क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं इसको सामने से देखूं रे की डायरेक्शन में तो ये पूरी चीज एक स्फीयर सर्कल बन जाएगा ऐसे। ये जो शेप है इस तरह से, जैसे स्पून का शेप होता है, स्पून को अगर हम सामने से देखें तो एक स्फीयर जैसा शेप होगा उसका। तो एक इसमें आ जाता है कि अपर्चर डायमीटर की भी हम बात करते हैं, है ना, कि ये जो इसका साइज होता है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, कि अगर कोई डायमीटर आपका डी है ना, तो इसको डी कैपिटल डी कहते हैं अपर्चर डायमीटर। कैपिटल डी इज सिंपली नोन एज ए अपर्चर डायमीटर, है ना, कि आपका अपर्चर डायमीटर हो जाएगा, कि जो आपका कैपिटल डी है दिस इज सिंपली नोन एज ए अपर्चर डायमीटर। तो सिंपल सी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, और ये जो डायमीटर है इसको भी कॉल एज ए अपर्चर डायमीटर, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो ये जो मिरर होता है दिस इज नोन एज ए कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर। ऐसे आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर, वी कैन टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स या दिस इज नोन एज ए डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। तो इसमें भी सेम चीज है कि एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर से भी इसको हम फॉर्म करेंगे, इसको भी जब आप फॉर्म करोगे तो किसी ट्रांसपेरेंट इस तरह से स्फीयर से करोगे, इस तरह से ट्रांसपेरेंट स्फीयर से हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म करेंगे, है ना, कि आपके कोई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना। इसका भी आपका बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसके इनर साइड पे पॉलिश करेंगे, है ना, और ये पोर्शन हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वही आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, बाकी से कोई मतलब है नहीं। तो आप देखो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा मिरर के पीछे होगा, इन दोनों में फर्क है।
कि कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने है, लेकिन जो कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे होता है ना, मीन्स वर्चुअल होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका वर्चुअल होता है। अपर्चर डायमीटर मतलब बेटा ये हो जाएगा कि जैसे ये आपने जब कट किया है तो क्रॉस सेक्शन आपने बनाया है, अगर मैं इसको सामने से देखूं तो ये पूरी चीज इस तरह से सर्कुलर शेप की होगी ना, तो उसका जो डायमीटर होगा उसी को हम अपर्चर डायमीटर बोल रहे हैं। इसको सामने से देखूंगा तो ये उसका फेस सर्कुलर होगा, तो जो सर्किल का डायमीटर होगा दिस इज नोन एज अपर्चर डायमीटर, या इसी को हम बोलते हैं साइज ऑफ मिरर, है ना। साइज ऑफ मिरर या अपर्चर डायमीटर क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ये सब चीज तो क्रॉस सेक्शन है ना। जब इसको हम फ्रंट से देखेंगे जिस तरफ से रे आ रही है तो ये एक सर्किल ही होगा ऐसा, तो उसका जो साइज होगा सर्किल का या डायमीटर जो होगा दैट इज नोन एज अपर्चर डायमीटर। तो आप देखना कि जो इसका सेंटर कर्वेचर होगा वो मिरर के पीछे होगा, है ना। तो ऑब्वियस बात है ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। अब डाइवर्जिंग है मतलब ये रे को डाइवर्ज करेगा, कि कोई भी रे अगर इस तरह से आएगी तो अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये फॉलो करेगी, ये इसका नॉर्मल हो गया, है ना, कि इस तरह से मिलाने वाली लाइन क्या होगी, नॉर्मल होगी, और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, लेकिन इसने प्रिंसिपल एक्सिस से अवे टर्न किया। आप देखोगे इसने रे को क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ टर्न किया, तो इसको हम बोल रहे हैं कन्वर्जिंग। इसने प्रिंसिपल एक्सिस से अवे टर्न कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो ये रे को क्या करता है, बेसिकली आपका डाइवर्ज कर देता है। तो ये जो मिरर होगा दिस इज नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये दो तरह के मिरर में बेसिकली आपका डिफरेंस क्या है ना, कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग, है ना। ये आप लिख लो पहले। है ना, तो ये कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है फोकस, है ना, फोकस एंड फोकल लेंथ। ये बड़ा एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज भी होती है, इसके बारे में कई बार स्टूडेंट को एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो पाता है कि होती क्या एक्चुअली द फोकस, है ना। तो जैसे फोकस आप क्या सोचते हो क्या होता होगा, व्हाट इज द फोकस ऑफ ए मिरर, है ना। मिरर के केस में हम अब डिस्कस कर रहे हैं फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ, इसकी हम बात करते हैं। तो जो फोकस या फोकल लेंथ है इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी टिपिकल सी होती है, कि हम यहाँ बोलते हैं कि पैराक्सियल रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ सही बात है आकाश सिंगल, आप सही बोल रहे हो कि फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस कर्वेचर होती है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, intersect a point on principal axis after reflection. Principal, a point on a principal axis after reflection is called as a focus, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो ये फोकस की प्रॉपर डेफिनेशन है कि पैराक्सियल रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस intersect a point on principal axis after reflection, लिख लो, after reflection, है ना, is called focus। उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका फोकस बोलते हैं, राइट। तो पहली बात तो चीज है, इसमें दो चीजें यूज हुई हैं, पैराक्सियल रेज। तो पैराक्सियल रेज कौन सी होती हैं, व्हाट इज द पैराक्सियल रेज, नहीं पैरेलल एक अलग चीज है, पैराक्सियल अलग है। सर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जो आती है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला इन्होंने, पैराक्सियल रेज वो रेज होती हैं
विच इज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, कि वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, कि ऐसी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हैं, है ना, उसी को हम बोलते हैं पैराक्सियल रेज, कि वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉल होता है ना, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस इनडायरेक्टली मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो लेस देन 4 डिग्री होता है। तो ऐसी सारी रेज जिसका कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट 4 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं पैराक्सियल। तो अब ना फोकस जो डिफाइंड है ना वो सारी रेज के लिए डिफाइंड नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है, बेसिकली आपकी पैराक्सियल रेज के लिए। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि कोई भी, जैसे मैं अगर मिरर बोल रहा हूँ ऐसे, तो मैं इसमें 2 रे चूज कर लेता हूँ, है ना, कि आपने बोला ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपने बोला एक कोई रे जो है वो ऐसे जा रही है, ऐसे प्रिंसिपल से क्लोज नहीं है बल्कि दूर ही है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हम इसके लाइन से मिलाएंगे तो ये एंगल कुछ ज्यादा होगा, बड़ा होगा कुछ एंगल, है ना। तो ये एंगल अगर बड़ा होगा तो आपको पता है कि अगर ये एंगल बड़ा है, सपोज आपका आई की वैल्यू इस केस में मैं लेता हूँ कि मे बी 20 डिग्री है, तो रिफ्लेक्ट होकर 20 डिग्री पे ऐसे चली जाएगी, है ना, तो 20 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट को हम फोकस नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट फोकस। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट फोकस नहीं होगा, कि मान लो ये क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये पी है, तो हम बोलेंगे क्यू इज नॉट फोकस, नॉट फोकस, क्योंकि ये जो रे है ना ये पैराक्सियल नहीं है। आई की वैल्यू अगर 20 डिग्री है तो जो दूर में रेज होती हैं इसको हम मार्जिनल रेज बोलते हैं, वी कॉल्ड एज ए मार्जिनल रेज। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर में रेज होती हैं जिसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो फोकस थोड़ी होता है, बल्कि पैराक्सियल रेज जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो फोकस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह से अगर हम कोई मिरर इस तरह से फॉर्म कर लें और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बहुत क्लोज जो प्रिंसिपल एक्सिस के रेज होंगी, वेरी क्लोज। इसका अगर मैं ऐसा ले लूँ कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये नॉर्मल है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत छोटा होता है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर इस केस में आपका लेस देन 4 डिग्री है इस केस में, तो अब ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट वो फोकस होगा, है ना। तो अब इस केस में क्यू जो होगा दिस इज द फोकस होगा। तो पहली बात तो आप ये जानना कि जो पैराक्सियल रेस के लिए ही फोकस डिफाइंड होता है, मार्जिनल रेस के लिए नहीं, है ना। कि कई बार बुक्स में ऐसा डायग्राम बना होता है वो एक्चुअली में इनडायरेक्टली वो गलत होता है, कि इस तरह से अगर रेज हैं और बहुत सारी रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे, तो सारी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करती हैं, अलग अलग पॉइंट पे करती हैं। जो क्लोज में होंगी वो एक पॉइंट पे करती है, उसको हम फोकस बोलते हैं, है ना। ये रे तो कहीं और भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो जब भी हम फोकस को डिफाइन करते हैं तो फॉर पैराक्सियल रेज बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए पैराक्सियल रेज, है ना। तो पैराक्सियल रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट भी लगा लेना आप इसमें, कि फोकस आपका वर्चुअल भी हो सकता है। यहाँ पे अपीयर्स टू वर्ड भी लगा लेना, कि विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस। तो हमेशा जो फोकस डिफाइंड होगा ना वो पैराक्सियल रेज के लिए इक्वल होगा, और ये जो फोकल लेंथ होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी इसके फोकस की, उसी को पोल से डिस्टेंस जो होती है वी कॉल एज ए फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको निकालना पड़ेगा कि भाई कोई भी अगर मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, है ना। जैसे इस केस में तो आपने बोला है कि एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही है, अगर यहाँ पे कोई पैराक्सियल रेज ऐसे जाती है ना, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें आपको पता है ये तो डाइवर्ज कर जाती है ऐसे, है ना। तो डाइवर्ज करने में अपीयर्स वर्ड आ जाता है, तो ये इसका फोकस हो जाता है। तो जो कॉनकेव होता है उसका फोकस तो उसके सामने होता है, लेकिन कॉन्वेक्स का फोकस क्या होता है, बेसिकली आपका वर्चुअल होता है, वो पीछे होता है। तो अपीयर्स वर्ड भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले हम फोकस का ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, है ना। तो पूरी की पूरी जो ये रे ऑप्टिक्स है ये पैराक्सियल रेस के लिए वैलिड है, जो भी हम मिरर या लेंस जो भी पढ़ेंगे। मार्जिनल रेस के लिए वो वैलिड होती ही नहीं है ना, सिर्फ किसके लिए वैलिड है, बेसिकली आपकी पैराक्सियल रेस के लिए, है ना। ये आपका आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो अब हम निकालते हैं कि भाई फोकल लेंथ इसका होगा कितना, है ना, कि फोकल लेंथ की वैल्यू जो होगी वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे।
ये आपका ऐसा। तो जब आप इसको फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो हम इस तरह से करेंगे कि ये आपका कोई मिरर है ना, कॉनकेव ले लेते हैं, वैसे सबके लिए ट्रू होगा ये। कॉनकेव मिरर है एंड इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और मैं कोई मार्जिनल रेस ही ले लेता हूँ, हालांकि मार्जिनल रेस के लिए फोकस डिफाइन नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली मैं यहाँ पे मार्जिनल रेस को ले लेता हूँ, है ना। तो आपने बोला कि रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से एक लाइन ज्वाइन कर दो आप इसमें, ये नॉर्मल हो जाएगा और ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो सेम एंगल में रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये किसी क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। लेकिन अब हम क्यू को फोकस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो रे है वो कैसी रे है, बेसिकली आपके मार्जिनल है। ये आपका आई इंसिडेंट हो गया, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, है ना, कि सेम एंगल पे क्या होगा, बेसिकली आपके रिफ्लेक्ट होगी। कोई थीटा एंगल ले लो आप इसे, कि थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, थीटा ही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ज्योमेट्री यूज करेंगे कि मुझे फोकल लेंथ अगर निकालनी है तो मुझे ये क्यूपी डिस्टेंस से तो निकालनी है, कि अभी मैं इसको फोकल लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द क्यूपी डिस्टेंस, कि क्यूपी की वैल्यू कितनी होगी, कि भाई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उससे पी की डिस्टेंस कितनी होगी। तो थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री यूज कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ज्योमेट्री यूज करूंगा तो आपको पता है कि क्यूपी यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा और ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है वो डिस्टेंस पूरी आ रही तो हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल हो जाएगी। और चूंकि ये दोनों एंगल सेम है तो इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा, तो जो ये परपेंडिकुलर है इसको इक्वल डिस्टेंस में बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी r/2 हो जाएगी, है ना, कि ये जो डिस्टेंस होगी r/2 हो जाएगी। अब आप देखो कि QP मुझे निकालना है तो मैं CQ यहाँ से निकाल सकता हूँ, फोकस से मतलब जो होगा ना 4 डिग्री ही होता है, मतलब डिस्टेंस होगी फोकस से उसकी, है ना, कि जो क्यू पॉइंट होगा वो फोकस से वेरी करता है। तो नॉर्मली हम पैराक्सियल के लिए डिफाइन करते हैं, है ना, वो कितना होगा वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा, है ना, वो तो सिचुएशन सिचुएशन वेरी करेगा। जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें कैलकुलेट करने आएगा भी, है ना। लेकिन फिलहाल हम वो इसको फोकस नहीं बोल रहे हैं, कि अगर ये पैराक्सियल है ना, कि ये मार्जिनल अगर रेस है तो हम क्यू को ही फोकस नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्यूपी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ कितना होगा। तो मैंने बोला ये चीज़ r/2 है, ये परपेंडिकुलर है तो CQ निकाल सकते हैं ना। तो जो यहाँ पे बोलेंगे हम इसमें जो CQ डिस्टेंस होगी, है ना, इस ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा ले लूँ तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी r/2 डिवाइडेड बाई CQ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से CQ की वैल्यू आपकी हो जाएगी r/2 cos थीटा। जस्ट ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं इसमें। तो अगर आपको C से Q के बीच की डिस्टेंस पता है तो QP आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होगा, है ना, कि पूरा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो अगर मैं QP डिस्टेंस यहाँ से निकालना चाहूँ तो QP डिस्टेंस आपका r-CQ हो जाएगा। तो r-CQ की वैल्यू आपकी आ जाएगी r-r/2 cos थीटा। लेकिन अभी भी हम ये QP को फोकल लेंथ नहीं बोल सकते हैं, है ना, कि भाई फोकल लेंथ नहीं बोल सकते हैं। ये फोकल लेंथ तब होगा जब ये रेस क्या होंगी, बेसिकली आपकी पैराक्सियल होंगी। तो अभी तो मैंने QP डिस्टेंस निकाल लिया कि भाई Q और P के बीच की डिस्टेंस ये होगी, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर मैं कोई रे मार्जिनल ले लूँ, है ना, कि इफ रे इज मार्जिनल, सॉरी इफ रे इज पैराक्सियल, तो अगर रे पैराक्सियल होगा तो आपको छोटा होगा ना, है ना। तो अगर रे पैराक्सियल होगा तो ये QP जो डिस्टेंस होगी इसी को हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ हो जाएगा कि जैसे मैंने पैराक्सियल वर्ड यूज किया, नाउ दिस इज नोन एज ए फोकल लेंथ। और इस फोकल लेंथ की वैल्यू जो होगी वो r-r/2 हो जाएगी, क्योंकि अगर थीटा स्मॉल होगा तो cos थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होती है, कि अगर थीटा इसमें स्मॉल होगा तो cos थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि रे अगर पैराक्सियल है तो cos थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये 1 होगा तो यहाँ से फोकल लेंथ आ गया, कि जो फोकल लेंथ की वैल्यू किसी मिरर के केस में होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो फोकस वर्ड ही डिफाइंड है बेसिकली आपके पैराक्सियल रेज के लिए। और अगर पैराक्सियल रेज है तो फोकल लेंथ का मतलब होगा कि पोल से उस इंटरसेक्शन पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, है ना, उसकी वैल्यू r/2 होती है। तो r/2 हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये पैराक्सियल वर्ड नहीं हो तो वो डिस्टेंस जिसको हम फोकल लेंथ जानते हैं वो r-r/2 cos थीटा होगा।
है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। तो कई बार क्या होता है, आप डायग्राम बनाते हैं हम तो इसको दूर बना लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, है ना, कि वैसे तो ये दूर वाली रेस के लिए वैलिड नहीं होता है, इसलिए कई बार क्लियर आपको इमेज लानी होती है तो हम इसको कवर करते हैं आउटर वाले को, है ना, ताकि शार्प इमेज बने। कि आउटर पोर्शन मिरर को हम कवर करते हैं ताकि आपकी शार्प इमेज बने। शार्प इमेज तभी बनेगा जब रेज सारी प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होंगी, उसके रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो शार्प बनती है। इसका तो फोकस अलग अलग जगह पे होगा ना, तो ये तो शार्प इमेज बनाएगा नहीं। लेकिन हम नॉर्मली सिंप्लिसिटी के लिए अब ऐसा नहीं करेंगे कि डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। अगर मैं ऐसा भी ले रहा हूँ कोई रे, तो आप अंडरस्टूड होगी कि ये पैराक्सियल ही होगी, क्योंकि अब जब भी हम रेस की बात करेंगे तो अंडरस्टूड है पैराक्सियल की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल चीज है कि पैराक्सियल रेस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल Yeah. एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करेगी उसी पॉइंट को हम फोकस करते हैं, और उसकी जो पोल से डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज ए फोकल लेंथ, स्मॉल है, और इस फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप एक डिस्कशन जानना, नहीं तो इसमें कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं आपको। ये हमने प्रूव भी कर दिया कि एफ की वैल्यू r/2 के इक्वल होती है ना, कि एफ की वैल्यू किसके इक्वल होती है, r/2 के, है ना। तो आप आगे की चीज, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ डिफाइन करने के बाद मिरर का जो हम मिरर फॉर्मूला पे अब हम जाते हैं, ये नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। थोड़ा बहुत डिराइव भी कर ले रहा हूँ, कई बार ये यूज होता है आपको, है ना। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री ऑफ डेरिवेशन आनी चाहिए, है ना। तो सिंपल से हम आते हैं मिरर फॉर्मूला को हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो उसकी भी 2 लाइन की डेरिवेशन है, वो जान लेना सही रहता है ना, कि भाई वी कैन टॉक अबाउट द मिरर फॉर्मूला। ओके, अभी शो करता हूँ लास्ट स्लाइड, आप लिख लो लास्ट स्लाइड को। ठीक है क्या, तो ये जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है ना? इसके बाद हम आ जाते हैं जो आपका है, दैट इज द मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन, है ना। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है ना, जस्ट हम मिरर फॉर्मूला जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसमें u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड v जो होता है दिस इज योर इमेज डिस्टेंस, है ना। और सारे डिस्टेंस हम लेंगे पोल से, है ना, कि पोल से मेजर करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में ये रिलेशन है ना। तो मेरे फॉर्मूला को ड्राइव करना एकदम आसान है। सपोज आपका ये कोई कॉन्केव मिरर ही ले लो, वैसे फॉर्मूला तो हर केस में वैलिड है, साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज करके। और ये आपका कोई प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज योर पोल, और यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इधर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। मिरर फॉर्मूला को ड्राइव जब करेंगे, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और इस जगह पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो कहीं पे, ये इसका फोकस है इसके बीचों बीच में, है ना। जो हम रेज लेंगे वो स्मॉल ही होगी। तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो पोल से है, ये सपोज आप यू ले लो, कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पोल से कितनी बेसिकली आपकी यू है। आपको पता है सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी, है ना, कि ऑब्जेक्ट से आपका एक रे इस तरह से जा रही है, और ये कहीं पे यहाँ पे इमेज बना रही है। फोकस की वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ पे फोकस को हटा दो यहाँ से,
क्योंकि नॉर्मली आर के टर्म्स में हम निकाल लेंगे, है ना, रिमूव फोकस फ्रॉम हियर, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड करेगा, है ना, कि एक रे इंसिडेंट रे यहाँ से गई और रिफ्लेक्शन के बाद यही रे इमेज बना लेगी, तो यहाँ पे कहीं पे सपोज ये इमेज बना लेती है इस जगह पे, तो इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी तो इमेज बनेगा। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी पॉइंट होगा, और इमेज की डिस्टेंस जो पोल से है वो सपोज आपका v है, एंड r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जैसे मैं मिलाऊंगा ये लाइन तो नॉर्मल होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम ही होगा। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम कुछ और एंगल भी डिफाइन कर लेते हैं। सपोज ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल आपका बीटा है, और ये वाला एंगल आप थीटा ले लो। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं। इसमें मेन कंसेप्ट एक्सटीरियर एंगल का ही होता है। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट ले लें तो जो बीटा की वैल्यू होगी ये थीटा प्लस आई के इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि थीटा और आई का सम जो होगा वो बीटा होगा, और यहीं से जो थीटा की वैल्यू होगी ये वाली, ये अल्फा प्लस आई हो जाएगी। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बेसिकली आपका अल्फा प्लस आई आ गया, है ना, कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली आपकी अल्फा प्लस आई, है ना। तो यहां से ये दो चीजें आ गई, बस इसी को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। इसी को हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे या थोड़ा सा मॉडिफाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई बीटा इक्वल टू थीटा प्लस आई है, यहां से अल्फा की वैल्यू आप ले लो, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 को नॉर्मली हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू थीटा माइनस आई हो जाएगा, और इन दोनों को सम कर देते हैं। तो जैसे हम सम करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये आई तो सेम ही है ना। या इसको आप आर ले लो पहले, ये एंगल आर है, तो यहाँ पे आपका अल्फा प्लस ये बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा थीटा प्लस आर, है ना। और आई इक्वल टू आर होता है तो कैंसिल ही हो जाएगा आपका, है ना, कि आई और आर सेम होते हैं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा आ गया। ये ज्योमेट्रिकली आपने प्रूव कर लिया कि भाई बीटा इक्वल टू थीटा प्लस आर है, थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई है। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 2 थीटा आ जाएगी, क्योंकि आई और आर तो इक्वल होंगे ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मैं पैराक्सियल रेस की बात करूं कि सारी रेस अगर ये पैराक्सियल हैं तो मैं इस अल्फा बीटा को स्मॉल एंगल लूंगा ना, सारे एंगल स्मॉल होंगे, तो मैं अल्फा की जगह पे आई कैन राइट 10 अल्फा, बीटा की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 बीटा, इक्वल टू थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 10 थीटा, है ना। कि स्मॉल एंगल में 10 अल्फा अल्फा के इक्वल होगा, बीटा होगा, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं कि भाई ये जैसे पी पॉइंट है, ये पॉइंट ए हो जाएगा। तो ए से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ ना यहाँ पे, तो नॉर्मली मिरर का साइज तो बड़ा लार्ज होता है, कर्वेचर बहुत लार्ज होता है, तो ये डिस्टेंस कोई नेग्लिजिबल होगी कि इस पॉइंट को भी मैं पी मान सकता हूँ। तो यहाँ से 10 अल्फा में लिख लूंगा इस ट्राइंगल में, तो 10 अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, ये आपका ए पी बाई यू आ गया। 10 बीटा मैंने इस ट्राइंगल में लिख लिया, तो ये आपका ए पी बाई वी आ गया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10 थीटा, 10 थीटा आपका ए पी बाई आर हो जाएगा, ये आपका आएगा। ये 10 थीटा की वैल्यू हो जाएगी। बेटा कोई भी रेस, पैराक्सियल रेस का मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट की रे को हम बोलते हैं पैराक्सियल रेस, पैरेलल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। पैराक्सियल रेस की डेफिनेशन ये है कि ऐसी कोई भी रे जिसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 4 डिग्री से कम है, मे नॉट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसलिए आपने देखा होगा डेफिनेशन में दोनों वर्ड यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो डेफिनेशन था ना, पैराक्सियल रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल रेज हमेशा पैरेलल होती तो मैं ये वर्ड नहीं यूज करता था ना। जब फोकस को डिफाइन करते हैं तब वो पैरेलल होती है ना। इस केस में ये कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल हो बेसिकली आपका, है ना, ये ध्यान रखना। इसमें तो रे का एंगल कम होता है, अगर एंगल कम होगा तो यहाँ पे हमने यूज किया उसे कि अल्फा 10 अल्फा, बीटा 10 बीटा, थीटा ट्वाइस ऑफ 10 थीटा आ जाएगा। आपका ये आ गया 10 बीटा, ये आ गया, और ये डिस्टेंस आपकी आर थी, है ना। ये डिस्टेंस क्या थी, बेसिकली आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से एपी कैंसिल हो जाएगा, और जैसे एपी कैंसिल होगा यहाँ पे आपका ये आ गया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 2 बाई आर। और अभी आपने प्रूफ किया था कि फोकल लेंथ की वैल्यू r बाई 2 होती है, तो 2 बाई आर जो होगा 1 बाई एफ हो जाएगा। ये आपने ड्राइव कर लिया, तो 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ आ गया। ये भी जो फॉर्मूला है नॉट वैलिड फॉर ऑल रेज, ऐसी रेस जो पैराक्सियल है उसी के लिए वैलिड है।
इनफैक्ट फोकस ही पैराक्सिल के लिए वैलिड होता है। तो सारे जो फॉर्मूले हैं पैराक्सिल के लिए क्या होते हैं, इसके लिए आपके वैलिड होते हैं। तो दिस इज नोन एज अ मिरर फॉर्मूला, कि जब भी यू दिया होगा और फोकल लेंथ दिया होगा तो इससे हम वी निकाल लेंगे, है ना। इससे हम क्या करेंगे, बेसिकली आपका वी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये आपका गैस दस एफ इज इक्वल टू आर बाई टू हो जाएगा। है ना? तो ये मिरर फॉर्मूला का एक शॉर्ट डेरिवेशन था। वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ड्राइव करवा दिया कि इस तरह से ड्राइव होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, है ना। कि प्लेन मिरर में तो कभी कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है, जस्ट साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बनता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन का भी कंसेप्ट आ गया। तो अब मैग्निफिकेशन एक्चुअली दो तरह के होते हैं। पहला जो टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन होता है वे कॉल एज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, है ना। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब हो जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो भी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें जो मैग्निफिकेशन होता है वी कॉल एज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, है ना। कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक, क्या कहा इससे। तो ट्रांसवर्स का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो सिंपल से ऐसा है कि अगर कोई भी आप इस तरह से मिरर रखोगे, है ना, और ये इसकी अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज सेम साइज की बनी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे कोई छोटी साइज की इमेज बन जाए इन्वर्टेड, है ना। तो इस लाइन को आप ऐसे मिला लो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो अभी भी ये फॉलो करेगा। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है स्मॉल एम, इसकी वैल्यू होती है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट एच नॉट है, हाइट ऑफ द इमेज अगर एच आई है, तो इन दोनों का रेशियो होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, है ना। तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है इसकी वैल्यू जो होगी वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से माइनस बी बाई यू हो जाएगी। ये आपका गया कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी ये कितनी होती है, बेसिकली आपकी माइनस वी बाई यू, है ना। वी एंड यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आप लिख लिया। इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। आपको मिरर फॉर्मूला पता है, 1/v + 1/u = 1/f हो जाएगा। अगर इस पूरे को मैं u से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, कि इस पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बेसिकली आपका u से, तो ये जो चीज होगी ये चेंज होके इस फॉर्म में आ जाएगी, u/v + 1 = u/f। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो जो इसमें -v/u की वैल्यू होगी वो आपकी f/f - u हो जाएगी, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये -1 उधर चला जाएगा तो v/-v की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये भी हम लिख सकते हैं। जैसे इसमें तो क्या है ना, u पता है, पहले मिरर फॉर्मूला यूज करके v निकालेंगे, फिर पुट करके हम निकालेंगे, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम ये भी याद रखेंगे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल सा f/f - u भी होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, है ना। जस्ट इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, इसको कंबाइन करके ये आपका फॉर्मूला है, तो इसको भी एज ए फॉर्मूला हम जानते हैं। ये तो हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हाइट का रेशियो इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी होता है कि सेकंड टाइप का मैग्निफिकेशन जो होता है
दिस इज नोन एज ए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब ये हो जाएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, कि अगर कोई इस तरह से, अगर आपका कोई थिन रॉड है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, इस तरह से कोई ए बी रॉड है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी हुई है ऐसे, तो जो इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे सपोज आपकी कोई इमेज बनती है ना, ये इमेज आपकी बन गई बेसिकली आपका ए डैश बी डैश। तो इन दोनों की लेंथ सेम हो, है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर हम यहाँ पे ले लें कि ये ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर एल आई है, एल ओ है, और इमेज की लेंथ अगर एल आई है ना, तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है इसमें हम एम एल लगा लेते हैं। अगर कुछ नहीं लगाया मतलब ट्रांसवर्स है ना, कि लेंथ ऑफ द इमेज और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, है ना, कि भाई लेंथ ऑफ द इमेज और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जो मैग्निफिकेशन होता है दिस इज नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है इसको निकालना एकदम आसान होगा। इसको निकालने के लिए जस्ट मैं इस तरह से यूज करूंगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगी, आपको पता है ए डैश की डिस्टेंस सपोज इसमें v1 है और बी डैश की डिस्टेंस v2 है, कि मान लो ए डैश जो बना है किसी v1 डिस्टेंस पे बना है और बी डैश जो बना है किसी v2 पे बना है, तो लेंथ ऑफ द इमेज v2 माइनस v1 ही तो हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट जो है वो भी अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो अगर ए की डिस्टेंस यहाँ से u1 है ना, और इसकी डिस्टेंस अगर यहाँ से u2 है ना, तो जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी वो u2 और u1 का डिफरेंस होगा, यहाँ से u1 माइनस u2 हो जाएगा, है ना। तो दोनों एंड का इमेज हम बना लेंगे, तो भाई ए का इमेज ए डैश पे बन गया तो उसका v1 आ जाएगा, बी का डिस्टेंस बी डैश से बन गया तो उसका v2 आ जाएगा, तो v2 माइनस v1 जो होगा वो लेंथ ऑफ द इमेज हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट की दोनों एंड की डिस्टेंस होगी u1 माइनस u2 वो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन है ना ट्रांसवर्स का तो एक ही फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल होता है इसको जस्ट हमने इससे निकाला है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत कोई छोटा है ना, कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है, ये आप पढ़ लो। अगर कहीं पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के अंडर ही हम इसको भी पढ़ रहे हैं कि फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट शॉर्ट एंड लीनियर है तो उसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, कि फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, लीनियर ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा ना वो आपका dv बाई डी हो जाएगा। ओके अंडरस्टैंड, है ना, कि भाई जैसे आपने v का डिफरेंस ही तो लिया है यहाँ पे v2 माइनस v1, अगर ये डिफरेंस बहुत कम हो तो उसको dv लिख सकते हैं हम। u का डिफरेंस ही तो लिया आपने, अगर डिफरेंस बहुत कम है तो उसको du ले सकते हैं हम। तो अगर कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू du बाई डी होती है, और ये dv बाई डी हम मिरर फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके निकालोगे डी बाई डी यू के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो जैसे यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा -1 बाई वी स्क्वायर इंटू डी बाई डी, यहाँ पे आ जाएगा -1 बाई यू स्क्वायर, बस यही है ना, यू के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे v था इसलिए चेन रूल यूज हुआ, जब यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा,
भाई यू एंड वी तो चेंज होगा, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहता है, ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से डी बाई डी यू की डी यू बाई डी यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो अगर कोई भी शॉर्ट एंड लीनियर ऑब्जेक्ट है तो लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू होती है डी बाई डी यू, और वो फर्दर इक्वल होता है माइनस वी बाई यू के स्क्वायर के। और अभी आपने पढ़ा है वी बाई यू लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो है, तो ये फर्दर इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ एम स्क्वायर। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है माइनस ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये तभी होगा जब ऑब्जेक्ट बहुत शॉर्ट लेंथ का हो। ये आपका है ना कि भाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को डी बाई डी यू फॉर स्मॉल चेंज के लिए हम लिख सकते हैं, तो ये फर्दर इसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका ये आ गया। तो एम एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो ये जस्ट हमने बात की है मैग्निफिकेशन की, है ना। तो इसको थोड़ा सा, तो दो ही चीज है इसमें, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, है ना। इसी दो चीज को अब इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको यूज करना है। अब एक चीज आ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे के पूरे ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की, दैट इज योर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, है ना। कि वी कैन टॉक अबाउट द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कि भाई इसमें हम प्लस माइनस कैसे लेंगे, है ना। तो ये चीज समझना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता है कि दो तीन ही है, इसमें कोई फॉर्मूला अलग अलग थोड़ी है। एक तो आपका आ गया मिरर फॉर्मूला, ये वाला, दूसरा आपका आ गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, है ना। ये तो लॉन्गिट्यूडनल तो रेयरली यूज होता है ना। तो इसमें जो भी हम यूज करेंगे उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, कब हम इस चीज को पॉजिटिव लेंगे, कब हम इस चीज को निगेटिव लेंगे, तो इसी को हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। पहले जो चीज कॉन्सेप्ट ये होगा कि ऑल डिस्टेंस, कि जो भी हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, है ना, मेजर्ड फ्रॉम पोल्स। ये सारे डिस्टेंस हम जो मेजर करना स्टार्ट करेंगे वो पोल से करेंगे, है ना। दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अलोंग तो वो पॉजिटिव होगी, और उसके अपोजिट ले रहे हैं तो नेगेटिव होगी। डिस्टेंस मेजर्ड along the principal axis, along the incident ray is positive and opposite to it is negative. It is negative. कि जो भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग लोगे, इंसिडेंट रे के अलॉन्ग लोगे, वो पॉजिटिव होगी, और उसके अपोजिट जो होगी वो नेगेटिव होगी। भाई स्टार्ट करेंगे पोल से, तो अगर पोल से कोई डिस्टेंस मेजर करता हुआ हम प्रिंसिपल इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी, और उसके अपोजिट जब जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड, डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis is positive, and below it is negative, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव होगी, और जो उसके नीचे होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड कंसेप्ट ये आ गया, है ना। और फोर्थ आ जाएगा
कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल measured from the normal, measured from normal is positive, is positive. कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो बाई कन्वेंशन पॉजिटिव होता है एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, है ना। तो ये चार ही कन्वेंशन होते हैं कि सारे डिस्टेंस आप गोल से स्टार्ट करोगे, along the incident ray पॉजिटिव अपोजिट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। एक और 5 पॉइंट है, हालांकि वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का पार्ट नहीं होता है, लेकिन मैं इसको यहीं पे लिखूंगा, है ना। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के तो यही 4 पॉइंट है कि पॉजिटिव नेगेटिव आप इसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, डिसाइड करोगे। है ना। तो एक 5th पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना, यहीं पे लिख लो, हालांकि ये कार्टेशियन साइन से इसका कोई खास ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक आता नहीं इसलिए हम इसको यहीं लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे। देखो पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि लाइन ज्वाइनिंग इमेज पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट पॉइंट, लिख लो आप इसे, है ना, ये लिख लो आप थोड़ा सा। ठीक है, ये आप पढ़ो, लाइन ज्वाइनिंग इमेज पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट, राइट, is always perpendicular to mirror, and passes through radius of curvature, passes through radius of curvature। ये भी ट्रू है किसी भी तरह के मिरर के लिए कि लाइन ज्वाइनिंग इमेज पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मिरर एंड पासेस थ्रू रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी चीज मिरर के परपेंडिकुलर होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से तो पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर गलत लिख रहा हूँ, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। तो पहले मैं यही पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर बाकी पॉइंट की बात करेंगे, है ना। क्या होता है, जैसे कोई भी मिरर है ऐसा, इसका आपने कहीं भी इमेज बना दिया, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि मान लो यहाँ पे इसका कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, है ना, तो इसकी इमेज मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, तो बियॉन्ड जो होता है उसकी इमेज तो यहाँ बन जाती है ना, इस तरह से इमेज बन गई कि अगर ऑब्जेक्ट था तो इसके डिमिनिश्ड इमेज यहाँ बन जाती है। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट का मतलब हो जाएगा इसका टिप और इमेज पॉइंट का मतलब इसका टिप। तो जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट और इमेज पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट को जब हम इस तरह से इमेज पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगा और हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। कि अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट को अगर आप इमेज पॉइंट से ज्वाइन करोगे ऐसे, है ना, कि ऑब्जेक्ट पॉइंट को अगर मैं इमेज पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, है ना। क्या करेगा, है ना, कि हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा और ये आपको पता है कि इस तरह से मिरर के ऊपर ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है
तो मिरर को 90 पे स्ट्राइक करेगी, अपने पाथ को ये रिट्रेस कर जाएगी, तो यहाँ पे तो इमेज बनेगा, यहाँ पे रिट्रेस करके जाएगी। तो ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ऑब्जेक्ट के टिप और इमेज के टिप को मिलाने वाली लाइन जो ज्वाइन करेगी वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और मिरर के परपेंडिकुलर होगी, है ना, और हमेशा मिरर के क्या होगी, बेसिकली आपके परपेंडिकुलर होगी। बाकी चीज़ें एकदम आसान है साइन कन्वेंशन की, जैसे मैंने बोला कि कोई भी कॉनकेव मिरर है ऐसा, तो मैंने बोला कॉनकेव मिरर के इसका जो फोकल लेंथ है, फोकस के डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर है ना, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट से रे, इंसिडेंट रे राइटवर्ड जा रही है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस केस में यू क्या होगा, तो आप लिखोगे यू, है ना, कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप जब पोल से स्टार्ट करोगे ऐसे, तो पोल से जब स्टार्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए लेफ्टवर्ड जाएंगे ना, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, तो मतलब यू की वैल्यू बाय कन्वेंशन -15 सेंटीमीटर। बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो पोल से स्टार्ट करेंगे और फोकस की तरफ जाएंगे, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं तो -10 हो जाएगा, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा, -20 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पोल से स्टार्ट करके जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे रेडियस मेजर करने के लिए, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें इसमें नेगेटिव हो जाएंगी। मान लो ये कोई कॉन्वेक्स है ना, तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसे ही है, कॉन्वेक्स का आपका फोकस यहाँ पे होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे होता है, तो सेम डाटा अगर मैं इसके लिए भी यूज़ कर लूँ, ये 10 है ना, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और इंसिडेंट रे आपकी ऐसी जा रही है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यू कितना होगा, तो अगेन पोल से स्टार्ट करेंगे, तो अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यू -15 हो गया। कोई भी चीज़ अगर मिरर के सामने रखी हुई है तो वो बाई कन्वेंशन नेगेटिव ही होगी, और जो पीछे होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल सा हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोई भी मेजरमेंट मिरर के जो सामने होगा वो नेगेटिव होगा, और मिरर के जब पीछे होगा तो पॉजिटिव होगा। जब मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करूंगा तो पोल से राइटवर्ड जाऊंगा, तो इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जा रहा हूँ, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो +10 सेंटीमीटर होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी +20 सेंटीमीटर होगी। तो इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो जो भी चीज़ मिरर के सामने प्लेस्ड होगी कोई भी डिस्टेंस, तो बाई कन्वेंशन वो नेगेटिव होगा, और जो उसके पीछे होगा बाई कन्वेंशन वो वर्चुअल या पॉजिटिव हो जाएगा, है कि बाई कन्वेंशन वो वर्चुअल है क्या हो जाएगा, इसलिए आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ठीक से यूज़ करना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर यूज ऑफ द साइन कन्वेंशन, है ना, ये कर लेना उसको। तो एक तो साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए, और यहीं पे हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, नहीं तो वैसे तो आपको ये सब चीज़ें पता होती है क्योंकि आप ये 10th में सारा कुछ पढ़ते हो, तो उससे कोई अलग चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट ये लॉन्गिट्यूडनल वगैरह उसमें कम पढ़ते हैं, बाकी चीज़ तो सेम है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम पहले से भी जानते हैं, है ना। ऐसी एक और चीज़ हम पहले से जानते हैं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज द रूल्स फॉर प्लॉटिंग द रे डायग्राम, क्योंकि बेसिक थ्योरी एक ही जगह पे कवर कर लेते हैं इसमें, कि we can talk about the rules for plotting ray diagram, plotting ray diagram, कि भाई जो रे डायग्राम होगा इसको प्लॉट करने के रूल्स क्या होंगे, है ना। तो इसमें हम जानते हैं कि पहला जो रूल है कि कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, है ना, कि पहला रूल तो जस्ट आपका ये हो गया कि रे पैराक्सियल तो होगी,
ray parallel to principal axis, parallel to principal axis passes और appears to pass, appears वर्ड भी लगाना जरूरी है, appears to pass through focus, focus after reflection, है ना, ये हम जानते हैं। और सेकंड हो जाएगा जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी, रे passes और appears to pass, to pass through focus becomes parallel, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी पैरेलल हो जाएगी। तो ये सिंपल चीज़ है, हम जानते हैं कि कोई भी मैं जैसे कॉनकेव ले लूँ, है ना, तो अगर कॉनकेव इस तरह से है तो कोई भी रे अगर ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, यही वर्ड था, है ना। एपियर्स टू वर्ड हम लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए, कि अगर कोई कॉन्वेक्स इस तरह से मिरर है और रे अगर पैरेलल जा रही है तो एक्चुअली में तो डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, इसको पीछे रिट्रेस करेंगे तो ये फोकस से पास होगी। तो कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी। ये भी हम जानते हैं कि कोई भी रे जो कि अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी पैरेलल हो जाएगी। थर्ड, रे passes through center of curvature, through center of curvature, right, retraces its path, retraces its path, क्या अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी, क्योंकि वो 90 पे स्ट्राइक करेगी ना, तो अपने पाथ पे वापस चली जाएगी। एंड फोर्थ पे, रे passes through pole, pole, reflect symmetrically, reflect symmetrically, है ना, ये आपका गया, है ना। तो कोई भी रे अगर पोल से पास हो रही है इस तरह से, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, है ना, तो अगर ये पोर पे स्ट्राइक कर रही है इस तरह से किसी थीटा एंगल पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सेम थीटा एंगल पे वापस चली जाएगी, कि इसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, है ना, कि दोनों केस में चीज़ें क्या होंगी, इसलिए आपकी सेम होंगी, कि अगर ये पोल से पास हो रही है तो सिमेट्रिकली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये आपके 4 रूल्स ही होते हैं कि पैरेलल फोकस से पास होगी पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, और जो पोल से स्ट्राइक करेगी वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज रूल्स फॉर प्लॉटिंग द रे डायग्राम। कई बार विजुलाइज करने में यूज होता है कि कोई भी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है ना, ये हम करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। सर सभी रेस पैरेक्सियल है ना? सारी रेस पैराक्सियल हैं, आपकी पूरी ऑप्टिक्स ही पैराक्सियल के लिए है ना, कि सारी जो ऑप्टिक्स है वो पैराक्सियल के लिए है, सारी रेस पैरा, फोकस मैंने वर्ड अगर यूज कर लिया तो मतलब वो रेस पैराक्सियल ही होंगी। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो सब तरह के रे के लिए वैलिड होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ना, दिस इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ रेस, है ना। उसके अलावा बाकी जो फॉर्मूले हैं वो सारे पैराक्सियल के लिए वैलिड हैं, तो ये जस्ट हमने इसमें नोट किया।
ठीक है, ये आपका आ गया। तो जस्ट मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताई है स्फेरिकल मिरर की, है ना, कि भाई मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ r/2 होता है, मिरर फॉर्मूला, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड रूल्स फॉर प्लॉटिंग द रेडियस, है ना। ये बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम द इजी वन, इजी वन से धीरे धीरे टफ की तरफ हम जाएंगे। आई शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, उसको आप अटेंड करो। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, सबसे पहले यही क्वेश्चन कर लो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये एक ही क्वेश्चन होता है जो कि करवाना था, फिर इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पर।
देखिए इसने बोला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी टू द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर करना है डिस्टेंस सी से पॉइंट का। वही यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सी से बी का डिस्टेंस क्या होगा और सी से फोकस का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेजर करना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द टू द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई फोकस का डिस्टेंस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और बी का भी डिस्टेंस, दोनों का रेशियो क्या होगा। मैं बताता हूँ इसको, ध्यान रखना। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देखो ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि भाई सी की अगर फोकस से डिस्टेंस अगर हम बात करें कि सी और फोकस के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसमें तो r/2 होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भाई फोकस r/2 में डिवाइड ही तो करता है। तो कोई भी अगर मिरर है ऐसा, तो आपको पता है कि फोकस की वैल्यू तो r/2 के इक्वल होती है फोकल लेंथ। तो अगर ये इसका फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये r/2 है तो ये भी r/2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस r/2 होगी, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है। तो जो C और फोकस के बीच की डिस्टेंस होगी वो तो r/2 ही होगी। लेकिन ये बोल रहा है B फोकस नहीं है, इसका मतलब ये B फोकस नहीं है ना, तभी तो रेशियो कुछ अलग आ रहा है। B कैसे फोकस नहीं है वो कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये रे जो है पैराएक्सियल नहीं है, इसलिए इसको इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले करवा दिया है कि बाद में जो भी चीज होगी वो पैराएक्सियल ही मिलेंगे। ऐसे कैसे मुझे पता चला पैराएक्सियल नहीं है, आप ये देखो कि ये मिरर है और ये रे ऐसे आ रही है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन ऐसे हो जाएगी। तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस होती है ट्वाइस ऑफ फोकस होती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो ट्वाइस ऑफ फोकस होती है, और ये जो डिस्टेंस होगी ये एफ है। तो आप देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल तो 60 डिग्री हो गया ना, है ना, कि यहाँ पे यस सर। परपेंडिकुलर बाय बेस जो होगा f/2 है तो 60 डिग्री एंगल हो गया, मतलब ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री है। इसने जो ज्योमेट्री दी है ना कि इसकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है, मतलब ये f के बराबर है। तो परपेंडिकुलर भी f हो गया और बेस भी इतनी हो गया, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो चीज होगी ये 1/2 हो जाएगा, मतलब एंगल 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री हो गया मतलब ये पैराक्सियल नहीं हो सकती ना। अब जब ये रिफ्लेक्ट कर रही होगी तो जिस पॉइंट पे कट करेगी हम उसको फोकस थोड़ी बोलेंगे, वो पॉइंट कोई बी है। तो ये सी से बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अभी तो आपने निकाला था, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो सी बी का जो कॉस कंपोनेंट होगा ये r/2 के इक्वल हो जाएगा। अभी तो आपने पढ़ा था ये, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये r/2 है, अगर ये CB है तो CB का कॉस्ट कंपोनेंट जो होगा r/2 के इक्वल होगा, तो CB की वैल्यू आ गई, है ना। तो CB की वैल्यू कितनी आ रही है आपका, देखो, सॉरी ये गलत कर दिया मैं थोड़ा सा, ओह वो कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसे, ये एंगल 60 डिग्री नहीं होगा सर। तो 30 डिग्री होगा, याद ध्यान रखना। मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ, है ना, ये गलत हो गया थोड़ा सा, मैंने ज्योमेट्री थोड़ी सी गलत बना ली, क्योंकि पैराक्सियल रेस के लिए वो परपेंडिकुलर होगा
मार्जिनल रेस के लिए थोड़ी। तो आपने बोला यहाँ से आपकी कोई रे आई है ऐसे, है ना, और आपने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन नॉर्मल होगी, है ना। और आपने बोला कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका एफ है, और ये एंगल थीटा मुझे निकालना है। तो एक्चुअली में सेंटर से ये वाला चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना, तो यहाँ तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये गैप फिर पैराक्सियल के लिए नेग्लिजिबल होता है, मार्जिनल के लिए थोड़ी। तो ये जो चीज होगी वो 2f होगी, तो यहाँ पे कॉस थीटा नहीं साइन थीटा आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, मतलब ये 30 डिग्री एंगल आ गया, और कोई भी एंगल आ गया 30 डिग्री भी आ गया तो भी तो मार्जिनल ही है, ये रिफ्लेक्ट होगी बी पॉइंट पे। अब आपको सी से बी के बीच के डिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है अगर ये पूरा 2f है तो इसका हाफ एफ हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एफ हो जाएगा, है ना। तो अगर ये एफ हो जाएगा तो सी बी का जो कॉस 30 कंपोनेंट होगा ये एफ के इक्वल होगा, तो सी बी की वैल्यू जो होगी ना वो 2f/√3 हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना कि सी से बी के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 2f/√3 हो जाएगी, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस 2f/√3 है, बेटा इसी तो 2f होगा ही ना, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो डबल ऑफ फोकल लेंथ होती ही है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता ही है ना, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो फोकल लेंथ का डबल होता है ना। तो अगर ये एफ है तो हम इसको 2f बोल सकते हैं, लेकिन ये बी पॉइंट जो है ये फोकस नहीं होगा, फोकस कहीं और भी हो सकता है, जैसे आपने बोला ये 2f/√3 है, फोकल लेंथ कुछ अलग होगी, कहीं पे और लाई करेगा। तो इसने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बी की डिस्टेंस क्या होगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के डिस्टेंस तो एफ के इक्वल होती है, ये एफ है तो यहाँ से भी एफ होता है, फोकस फोकस अगर होता बी पॉइंट तो, लेकिन जो सी बी है वो फोकस लेंथ नहीं है ना, तो ये 2f/√3 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 2f/√3, सॉरी उल्टा पूछा गया था आपको, सी बी बाई सी एफ पूछा गया, तो 2f/√3 डिवाइडेड बाई एफ आ जाएगा, तो एफ एफ कैंसिल 2/√3 आ जाएगा, है ना। अदरवाइज अगर हम केयरलेसली करते तो बोले ये क्या पूछ रहा है कि भाई सी से बी की डिस्टेंस भी फोकल लेंथ के इक्वल होगी और सी से एफ के बीच की भी फोकल लेंथ इक्वल होगी, तो रेशियो तो 1 होना चाहिए, है ना। लेकिन फोकस जब हम बोल रहे होंगे तो रे फिर पैराक्सियल नहीं हो सकती, मार्जिनल नहीं हो सकती ना, तो पैराक्सियल होगी, तो सी बी कोई लेंथ है, ये फोकल लेंथ के इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल होगा, तो आपने निकाल लिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना? तो इसलिए मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि बाद में हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसके बाद रेस को हम पैराक्सियल लेके ही चलेंगे, है ना। इसके बाद रेस को हम कैसे लेके चलेंगे, पैराक्सियल लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2/√3 आपका आंसर आ गया, आ गया सबको समझ में, है ना। चेक कर लो थोड़ा सा, है ना, ये आपका आंसर, है ना? ये हम कर सकते हैं इसे। ओके ठीक है, सही बोल रहा हूँ इसमें, है ना। तो ये हम कर लेंगे इस तरह से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। लेकिन अब इसके बारे में आप भूल जाना, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि एंगल 30-60 कुछ बन रहा होगा तो हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज तो एंगल हमेशा छोटे ही होते हैं, तो नॉर्मली हम पैराक्सियल की ही बात करते हैं केस में, है ना। उसलिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा रखते हैं, जैसे कि अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूँ ना, यहाँ पे अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन ले लूँगा, देखो इसको सॉल्व कर लो आप, है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, ओनली 1 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट छोटा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि रेस पैराक्सियल हो, तो पैराक्सियल देना जरूरी नहीं है, अगर नहीं गिवन है तो पैराक्सियल ही होगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, चेक करो जरा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसका आंसर इजिली आ जाएगा आपका।
हाँ, पीयूष झा, योर आंसर इज करेक्ट। सभी का आ जाएगा, है ना? पीयूष झा, योर आंसर इज करेक्ट। मैंने जानबूझ के सही आसान दिया हुआ है। खुशी यादव सही है आपका क्वेश्चन आंसर। अच्छा, निहाल रावत, हाँ 30 सेंटीमीटर सही है आपका आंसर। वो आपने पूछा, सही बोला हुआ है ना? सबके सही आंसर आ रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस, इसको जरा ध्यान से आप लोग समझना, सब जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि इसमें अगर समझ में नहीं आएगा फिर आगे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। देखो क्या है, थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, ऐसी जरूरत नहीं है मुझे डायग्राम बनाने की, लेकिन फिर भी हम क्लैरिटी के लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका कोई कॉन्केव मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? इसका फोकल लेंथ इसने 15 बोला हुआ है, यहाँ पे कहीं फोकस है इसका, है ना? और फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर लंबा, वो यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको ये थोड़ा सा पता ही होता है कि जब पोल और इसके बीच में ऑब्जेक्ट हो तो उसकी इमेज वर्चुअल बनती है कॉनकेव में, है ना? बताऊंगा वैसे मैं इसके बारे में आपको, लेकिन अगर पता है तो सही बात है। भाई पोल एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज इसकी वर्चुअल बनती है ना? ये इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल, वो अपने आप आ जाएगा सारा। सही बात है, यथार्थ कुमार सिंह, योर आंसर इज करेक्ट, है ना? तो मैं कुछ नहीं जानता, मैंने बस डायग्राम बना लिया ऐसे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इसके बाद हम यूज कर लेंगे, सही है रिशिता, योर आंसर इज करेक्ट, है ना? अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे सीधे, डायग्राम बनाओ ना बनाओ, मिरर फॉर्मूला यूज कर लो। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इस तरह से। तो मैं इसमें लिखूंगा यू की वैल्यू दी हुई है मिरर के सामने, तो नेगेटिव ही होगा, तो -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज ऑल्सो -10 सेंटीमीटर, है ना? अननोन चीजों में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हम। मनस्वी, सही आंसर है आपका। अननोन चीजों में कभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हैं, उसका आंसर एज पर साइन कन्वेंशन आता है। तो जैसे v अगर अननोन है तो उसमें साइन कन्वेंशन आपको यूज नहीं करना है, वो तो अननोन है। तो आप मिरर फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v तो मुझे निकालना है, u की वैल्यू -15 हो जाएगी, इक्वल टू 1/-10 हो जाएगा। तो इससे v की वैल्यू पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब पॉजिटिव का मतलब आप समझना कि भाई इमेज इधर नहीं बन सकती है, इधर तो इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इंसिडेंट रे के अलॉन्ग इमेज बनेगी, मतलब इधर मिरर के पीछे बनेगी। तो नेचर जब मिरर का लिखेंगे, तो अगर मिरर के पीछे कोई इमेज बन रही है तो सर्टली वो वर्चुअल होगी। और कितना डिस्टेंस से बनेगी? 30 सेंटीमीटर। तो वर्चुअल एंड 30 सेंटीमीटर क्लियर हो गया। फिर उसका साइज निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, और ये फर्दर इक्वल होता है -v/u। तो यहाँ भी आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। v 30 है, u -10 है, तो जो हाइट ऑफ द इमेज आ गया वो +3 सेंटीमीटर आ गया। अब सब चीजों का मतलब समझना कि v अगर पॉजिटिव आ गया मतलब वर्चुअल है ना? कि v पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है। नहीं, फोकल लेंथ, अच्छा सॉरी 15 सेंटीमीटर, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने शायद।
ये -10 है और ये 15 है, सही बात, तभी 30 आ जाएगा आपका, है ना, तो आपका आएगा सही। इसको उल्टा कर देना इसमें। तो हाइट ऑफ द इमेज, ये पॉजिटिव आ गया, वी पॉजिटिव से वर्चुअल बदला। अब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, मतलब ये जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी, बिकॉज हाइट जो आ गया वो पॉजिटिव आ गया, हाइट ऑफ द इमेज जो आ गया वो पॉजिटिव आ गया। एंड हाइट ऑफ द इमेज जो है, मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो मतलब इनलार्ज होगा, इनलार्ज, बिकॉज मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो ध्यान रखना कि वी पॉजिटिव मतलब वर्चुअल हो गया, हाइट पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट बनेगा, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो इमेज इनलार्ज बन जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर रे डायग्राम के टर्म्स में सोचें तो पैरेलल रेज जा रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास होगा, सॉरी ये थोड़ा डायग्राम ठीक बनाना, ये पैड में ठीक से बन नहीं पाता है, ये आपका गया, ये फोकस से पास होगा। एक रे आपने यहाँ पे ले ली, दूसरी रे आप ये पोल पे पास कर दो, है ना। दूसरी रे हम कहाँ पे पास कर देंगे, बेसिकली आपके पोल से, है ना। भाई पोल से पास होगी तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, तो इधर तो कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो इसको पीछे ले जाएंगे हम ऐसे, तो पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो ऐसी इमेज की डिस्टेंस वी पॉजिटिव आ गई 30 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी पॉजिटिव आ गई 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ गया वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज्ड, है ना। तो इस तरह से सब चीजें हम इंटरप्रेट करते हैं, है ना। तो इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इरेक्ट का मतलब एक और भी लिख सकते हो, हाइट पॉजिटिव या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया, तो अगर इरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इरेक्ट बन जाएगी इसकी, है ना। वैसे हाइट पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा है, हाइट पॉजिटिव आ गया मतलब इरेक्ट, इन लास्ट का मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा आ गया, है ना। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट थोड़ा सा आपने इसको डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो आज जस्ट थोड़ा सा हमने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर लिया, नॉट कंप्लीटेड टुडे, कल भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना आप, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू।